नमस्कार। दक्षिण एशिया के आसमान में इस वक्त एक बड़ी तब्दीली आ रही है। एक ऐसी तब्दीली जो सैन्य तकनीक और रणनीति के सारे नियम फिर से लिख रही है। असल में यहाँ फोकस है हवाई जंग की काबिलियत में तेजी से और हर तरफ से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर। तो सवाल ये है कि भारत हवा में अपनी बादशाहत पक्की करने के लिए कर क्या रहा है। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो पहली परत है वो है हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों की एक बिल्कुल नई जनरेशन। ये मिसाइलें भारत को ये ताकत देती हैं कि वो अपने विमानों को सेफ रखते हुए दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक सटीक हमला कर सकें। देखिए, ये कोई एक ही मिसाइल से सबसे काम चला लो वाला अप्रोच नहीं है। यहाँ 3 अलग अलग स्पीड प्रोफाइल पर काम हो रहा है। सबसोनिक मिसाइलें मतलब लंबी दूरी के लिए, चुपके से रडार को धोखा देते हुए हमला करने के लिए। सुपरसोनिक हैं तेजी से जवाबी कार्रवाई के लिए। और हाइपरसोनिक, ये तो असली गेम चेंजर है जो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर सकती हैं। हाइपरसोनिक पर इतना जोर देना ये लड़ाई के मैदान के सारे समीकरण ही बदल देता है। सोचे, आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी। इतनी स्पीड पर आ रहे हथियार पर रिएक्ट करने का टाइम लगभग 0 हो जाता है, जिससे बचना नामुमकिन सा है। और हाँ, ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। सोर्स के मुताबिक इन खतरनाक सिस्टम्स को अगले 3 से 4 साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान है। ये एक बहुत ही एग्रेसिव टाइमलाइन है जो दिखाती है कि इस ताकत को हासिल करने की कितनी जल्दी है। लेकिन कहानी सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इस मल्टीलेड हमले की रणनीति को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। इस इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को बहुत पावरफुल मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा रहा है। और यहाँ स्ट्रैटेजी सिर्फ ज्यादा हथियार जमा करने की नहीं है। खबरों के मुताबिक एक स्मार्ट वॉरफेयर का तरीका अपनाया जा रहा है। मतलब प्रिसिजन मैचिंग, यानी हर टारगेट के लिए सही मिसाइल चुनना ताकि उसका असर सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ सबसे अहम बात सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदना नहीं है। असली पावर तो तब आती है जब आप इसे अपने ही देश में बनाते हैं। ये आत्मनिर्भरता भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहने से आज़ाद करती है और एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अचक 150। इसे आप एक कामिकाज़े ड्रोन या एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो टारगेट के ऊपर आसमान में तब तक मंडराता रहता है जब तक उसे हमला करने का सही मौका और कमांड नहीं मिलता। ये दिखाता है कि भारत एडवांस्ड हथियारों में कितना आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये जो देसी काबिलियत है, ये सिर्फ भारत की अपनी ज़रूरतों तक ही सीमित नहीं है। अब ये स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ताइवान के नए सबमरीन प्रोग्राम के लिए ज़रूरी पार्ट सप्लाई कर रहा है। ये भारत को इंडो पैसिफिक में एक बड़े डिफेंस पार्टनर के तौर पर स्थापित करता है। पर टेक्नोलॉजी की ये छलांग अकेले में नहीं हो रही है। जब हम इसे रीजनल एंगल से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ फासला साफ नजर आता है। सोर्स मटेरियल ड्रोन वॉरफेयर के मामले में एक हैरान करने वाला फर्क दिखाता है। एक तरफ जहां भारत अचक 150 जैसे खुद से हमला करने वाले स्मार्ट हथियार बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो काफ़ी अलग है। सोर्स का एनालिसिस इस फर्क को एक रिएक्टिव और टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ी हुई डिफेंस सोच का नतीजा बताता है। ये दिखाता है कि आज की जंग सिर्फ बचाव करने से नहीं, बल्कि आगे बढ़कर नए और इनोवेटिव तरीकों से लड़ी जाती है। लेकिन क्या हो अगर चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजिकल गैप की ही ना हो? सोर्स पाकिस्तान की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ कथित सुरक्षा मुद्दों की तरफ भी इशारा करता है, जो इस पूरी तस्वीर को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई इकलौते दावे नहीं हैं। हाल ही में एक और पूर्व बड़े मिलिट्री ऑफिसर पर भी ऐसे ही आरोप सामने आए हैं। इस तरह के इल्जाम अगर सच हैं तो इनके नतीजे न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए बल्कि इंटरनेशनल रिश्तों के लिए भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस का ये जो फर्क है, ये क्षेत्रीय स्थिरता और पावर बैलेंस के भविष्य को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ये दौड़ तेज होती जाएगी, ये बढ़ता हुआ फासला दक्षिण एशिया के भविष्य को आखिर किस मोड़ पर ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।